पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 लेसन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोगों का तीसरा लेसन है मानव जनन। मानव जनन, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था अलैंगिक जनन और फिर पढ़ा था लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में भी पौधे होते हैं, पुष्पों के द्वारा जिनसे बीज बनते हैं और कुछ बहुत सारे जीवधारी होते हैं। अब जो है उन्हीं जीवों में मानव जो है थोड़ा सा सबसे सर्वप्रमुख जीव है, ठीक है। तो इसके मानव जनन के विषय में हम लोग को प्रमुखता से पढ़ना है। तो मानव जनन में जैसे कि मानव जनन जो होता है कि लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन, मानव जनन जो होता है लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है कि उसमें 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, यानी कि 2 जो है जन्म कोशिकाओं की आवश्यकता होती है अलग अलग, जिसमें से एक नर युग्मक होता है, नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है, ठीक है। एक नर लैंगिक जनन में, ठीक है, एक नर युग्मक होना चाहिए और एक मादा युग्मक होना चाहिए, यानी कि 2 लोगों की आवश्यकता होती है। तो नर युग्मक जो होता है जैसे कि पौधों में होता था, तो नर युग्मक की भूमिका अदा करते थे परागकण और मादा युग्मक की भूमिका अदा करते थे जो है अंडाशय, जो कि एक ही पुष्प में हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, मानव के केस में ऐसा नहीं है, यानी कि मानव के केस में जो है नर युग्मक अलग बनेंगे और मादा युग्मक अलग बनेंगे, जबकि पुष्प में दोनों एक ही पुष्प में बना करते थे, ठीक है। तो ये चीज, तो नर युग्मक का इसमें काम करते हैं शुक्राणु, ठीक है। नर युग्मक का काम करते हैं शुक्राणु, यानी कि जो नर के युग्मक होते हैं शुक्राणु होते हैं और मादा के युग्मक जो होते हैं अंडाणु होते हैं, अंडाणु, ठीक है, या अंड कोशिका होती है। अब देखिए, अगर ये बनते हैं पुरुष में और ये बनते हैं स्त्रियों में। अगर बात किया जाए पुरुषों में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और स्त्रियों में भी 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर बात किया जाए शुक्राणुओं में, तो शुक्राणुओं में इसके आधे गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23, क्योंकि ये जब बनते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं, ठीक है। केवल जनन के ही केस में अर्धसूत्री विभाजन होता है और सभी केसों में समसूत्री विभाजन होता है। और स्त्री में जो है ये इसमें 46 होते हैं, लेकिन ये जो है 23 गुणसूत्र इसमें होते हैं। तब ये दोनों जब मिलते हैं, ठीक है, यानी कि निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो निषेचन के फलस्वरूप निषेचन होता है और फिर 23 और 23 यानी कि 46 जो है गुणसूत्र बन जाते हैं और जो है क्या बनता है, जाइगोट, यानी कि युग्म नज, ठीक है, युग्म नज बनता है, यानी कि जाइगोट कहते हैं। और यहीं पे भ्रूण बन जाता है और भ्रूण से ही नई संतान बन जाती है। तो इस प्रकार से ये लैंगिक जनन हो गया। इसी में मानव जनन केस के विषय में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए निषेचन, ठीक है, क्या होता है निषेचन, इसमें सर्वप्रमुख है, यानी कि हमें निषेचन पढ़ना है, ठीक है। और निषेचन देखिए, यहाँ पे निषेचन हो गया और निषेचन के पहले भी कुछ हुआ होगा, क्या होगा, युग्मक बने होंगे, यानी कि निषेचन की पूर्व घटना हुई होगी, निषेचन पूर्व घटना और फिर निषेचन के बाद भ्रूण बनी और फिर इससे संतान बन गई, ठीक है, संतान बन गई। तो निषेचन के पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना हुई, ठीक है। तो यानी कि यहां से देखिए कि निषेचन हुआ तो निषेचन के पूर्व पहले कुछ हुआ होगा, यानी कि युग्मक का निर्माण हुआ होगा, फिर निषेचन हुआ, निषेचन के बाद जो है भ्रूण बन गया, ठीक है ना। तो ये 3 घटनाएं हुई निषेचन से, ठीक है, कि निषेचन और निषेचन के पूर्व घटना हुई और निषेचन के पश्चात घटना हुई। निषेचन पूर्व घटना क्या होता है, निषेचन पूर्व घटना होती है यानी कि युग्मक निर्माण, युग्मक जनन, ठीक है, युग्मक जनन होता है। जनन का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी कि बनना। तो युग्मक जनन होता है, गैमेटोजेनेसिस जिसे कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। देखिए गैमेट क्या होता है, गैमेट होता है युग्मनज,
ठीक है। युग्मक होता है, युग्मक को इंग्लिश में गैमेट कहते हैं, और जेनेसिस का मतलब होता है जनन, ठीक है। तो जनन का मतलब होता है कोई नई चीज का बनना, ठीक है। जनन का मतलब होता है कोई नई चीज का बनना, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस होता है। फिर स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब ये हो गया, यानी कि एक अपने अपने स्थान से जो है आपस में मिलना, तो स्थानांतरण हो गया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे युग्मक जनन, युग्मक जनन, ठीक है। युग्मक जनन पढ़ेंगे तो युग्मक जनन में दो युग्मक होते हैं, एक नर युग्मक, एक मादा युग्मक, ठीक है। जो नर युग्मक पढ़ेंगे, नर युग्मक जनन, नर युग्मक जनन, और मादा युग्मक जनन, युग्मक जनन। ये दोनों चीजें, युग्मक जनन में दो प्रकार के युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा जो युग्मक, इन्हीं के विषय में पढ़ेंगे। यानी कि नर युग्मक का मतलब शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन, और ये मादा युग्मक यानी कि अंडाणु जनन, यानी कि अंड कोशिका जनन, अंड कोशिका जनन, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। शुक्राणु जनन को, शुक्राणु इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्पर्म, स्पर्मेटोगेनेसिस हो गया, गेनेसिस हो गया, ठीक है। स्पर्मेटोगेनेसिस हो गया, और ये अंड कोशिका oogenesis हो गया, oogenesis, ठीक है। oogenesis हो गया, oogenesis हो गया, oogenesis एंड स्पर्मेटोगेनेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं नर युग्मक जनन, ठीक है। इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, नर युग्मक जनन के विषय में पढ़ेंगे। तो नर युग्मक जनन, नर युग्मक जनन के विषय में सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। तो नर युग्मक जनन होता है, इसमें कुछ नर युग्मक जनन में, तो इसमें सबसे पहले नर युग्मक जनन में नर जनन तंत्र के विषय में पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र, ठीक है। यानी कि एक ऐसा तंत्र जो नर युग्मक को बनाएगा। तो इसमें जो है दो प्रकार के अंग आते हैं, ठीक है। नर जनन तंत्र में दो प्रकार के अंग आते हैं। सबसे पहला हो जाता है कि प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग, ठीक है, और दूसरे हो जाते हैं द्वितीयक अंग, ठीक है। यानी कि ये सहायक अंग होते हैं, सहायक अंग, ठीक है, और ये होते हैं मुख्य अंग होते हैं। प्राथमिक अंग जो होते हैं ये मुख्य अंग होते हैं, और ये जो होते हैं ये सहायक अंग होते हैं, ठीक है ना। प्राथमिक अंग में आ जाते हैं वृषण, ठीक है, वृषण आ जाते हैं, प्राथमिक अंग में वृषण आ जाते हैं, और द्वितीयक अंग में क्या आती हैं, कुछ नलिकाएं आती हैं, कुछ नलिकाएं आती हैं, और कुछ ग्रंथियां आती हैं, ठीक है। इनका भी हम लोग डायग्राम से भी पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। नलिकाएं आती हैं और कुछ जो है ग्रंथियां आती हैं। नलिकाओं की अगर बात किया जाए तो कुछ नलिकाएं आती जैसे रीड टेस्टिस, जैसे शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आती है रीड टेस्टिस होती है, रीड टेस्टिस होती है। फिर उसके बाद जो है अधिवृषण होती है, वृषण हो गई। अधिवृषण के बाद वास डिफरेंस यानी कि शुक्र वाहिका होती है, वाहिका होती है, और शुक्र वाहिका के बाद शुक्र वाहिनी होती है, ठीक है ना। तो ये नलिका हो गई, शुक्र वाहिनी होती है। ग्रंथियों में अगर बात किया जाए, शुक्राशय होता है, शुक्राशय। फिर उसके बाद प्रोस्टेस्ट ग्रंथि होती है, ग्रंथि होती है, और फिर उसके बाद काउपर ग्रंथि होती, काउपर, ठीक है, काउपर ग्रंथि होती है। तो ये ग्रंथि हो गई। इसे हम लोग अभी लाइन से लाइन पढ़ेंगे, कहां से कहां तक का क्या होता है, और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो ये सहायक अंग हो गए, और ये जो है वृषणी हो गए, ठीक है। वृषण, वृषण क्या होते हैं, पुरुषों में एक जोड़ी, ठीक है, क्या होती है, एक जोड़ी जो है, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, ठीक है, एक जोड़ी जो है वृषण पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, शरीर से बाहर होते हैं। क्या होते हैं, शरीर से बाहर होते हैं, शरीर से बाहर होते हैं। कई एग्जामों में ये पूछा गया है कि वृषण जो है शरीर से बाहर होने का कारण क्या है। तो कारण ये है कि मानव का जो ताप होता है, शरीर का ताप,
ठीक है। शरीर ताप जो होता है, शरीर का जो ताप होता है ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 या 6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट में होता है, ये डिग्री सेल्सियस में होता है। तो 37 डिग्री यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है शरीर का होता है। तो शुक्राणु क्या है, इस तापमान पर उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इस तापमान पे उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, इसीलिए उनको कुछ कम तापमान चाहिए। तो लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहाँ शरीर से बाहर मिलता है, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस। तो 35 डिग्री सेल्सियस में यानी कि 1 से 2 डिग्री सेल्सियस या 2 से 3 डिग्री सेल्सियस 1-2 डिग्री कम तापमान पे जो है उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए जो है उनको जो है उत्पन्न करने के लिए जो है इसे जो है वृषण को जो है शरीर से बाहर रखा गया। ठीक है ना, तो इतना हो गया। अब इसके बाद जो है डायग्राम से समझेंगे, ठीक है, कहां पर क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं। चलिए, इस तरीके का कुछ डायग्राम होता है। ठीक है, तो इसमें वृषण ये होते हैं, शरीर के बाहर जो होते हैं वृषण होते हैं, वृषण। ठीक है, शरीर के बाहर वृषण होते हैं जो एक झिल्ली में, ठीक है, जो एक झिल्ली में जो है रहते हैं। इस झिल्ली को इंग्लिश में सेक्रेटम कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में जो है वृषणीय कोश कहते हैं, वृषण कोश। कोश का मतलब ऐसे भी होता है, कोश का मतलब होता है कमरा। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कोश, ठीक है, तो उसमें कमरा होता है। ठीक है, कोश का मतलब एक रिक्त स्थान या कमरा होता है जिसमें कोई चीज रखी जा सकती है, कोश। ठीक है, तो ये वृषणी कोश होते हैं। वृषणी कोश का मतलब होता है उसमें वृषण रखे हुए हैं, इंग्लिश में सेक्रेटम कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नलियां जो है ये वृषण होते हैं। ठीक है ना, अब वृषणों को ऐसे जो है दिखाया गया है, अब इसको ऐसे समझेंगे। ठीक है, इसमें जो है कितने, कम से कम ये वृषण हो गया। ठीक है, वृषण हो गया, और वृषणों के अंदर जो है ये वृषणीय पिंडक होते हैं कम से कम 250 वृषणीय पिंडक। ये पिंडक पिंडक पिंडक, ठीक है, वृषणीय पिंडक यानी कि जो वृषण होता है, जो एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, तो उसमें वृषण में वृषण किससे मिलके बना है, वो छोटे छोटे पिंडकों से बना है। पिंडक का मतलब छोटी छोटी, जैसे डिमकी हो या कोई गिट्टी हो, उसको पिंडक कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो वृषणीय पिंडक इनको कहा जाता है क्योंकि इसी से मिलकर जो है वृषण बना हुआ है। इंग्लिश में टेस्टिट्यूबल, टेस्टीज लोब्यूल कहते हैं। ठीक है, टेस्टिस लोब्यूल कहते हैं। ये कम से कम 250 लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, टेस्टिट्यूबल लोब्यूल्स यानी कि वृषणीय पिंडक। फिर इनके अंदर क्या होती है, 1 से 3 जो है नलिकाएं होती हैं। ठीक है, इसी के अंदर जो है 1 से 3 जो है नलिकाएं होती हैं। इसी के अंदर ये नलिकाएं हो गई 1 से 3। ठीक है, 1 से 3 जो है नलिकाएं होती हैं। इसे जो है शुक्र जनन नलिका कहते हैं, शुक्र जनन नलिका, जनन नलिका कहते हैं। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूबिनल। ठीक है, सीमेन, सीमेन का मतलब होता है जो है, सीमेन का मतलब वीर्य होता है, तो इसको इंग्लिश में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, हिंदी में शुक्र जनन नलिका, यानी कि इसी में शुक्राणुओं का जनन होता है। ठीक है ना, तो 250 वृषणीय पिंडक हो जाते हैं, और एक पिंड में 1 से 3 तक ये शुक्र जनन नलिकाएं होती, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये वृषणीय पिंडक हो गए, तो लगभग एक में जो है 3 होंगे, तो कुल कितने होंगे, कुल हो जाती लगभग मैक्सिमम 750, यानी कि 750 शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं अधिकतम। ठीक है, तो शुक्र जनन नलिकाएं हो गई, और शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में, ठीक है, शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में एक रिक्त स्थान होता है। ठीक है, खाली स्थान होता है। ठीक है, और इस खाली स्थान को जो है कहते हैं अंतराली नलिका, अंतराली कोशिका। ठीक है, अंतराली कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं। ठीक है, अंतराली कोशिकाएं होती, यानी कि इन्हीं नलिकाओं के बीच में अंतराली कोशिकाएं होती हैं। देखिए, अंतराली का मतलब अंतर में, यानी कि इन्हीं के बीचों बीच में, अंतर का मतलब होता है बीच में। ठीक है, अंतराली यानी कि अंदर, अंदर जो है इसी में जो है एक, देखिए, नाली जैसा फॉर्म हो रहा है, नाली जैसा। ठीक है, नाली जैसा फॉर्म हो रहा है, तो उसी से याद रखें अंतराली कोशिका, या इसी को कहते हैं लीडिंग कोशिकाएं। ठीक है, लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका।
ठीक है, लीडिंग कोशिका कहते हैं या अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। तो ये अंतराली कोशिकाएं हो जाएंगी और इन्हीं से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो एक पुरुष हार्मोन होता है, इन्हीं से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, या एंड्रोजन। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन्स भी पुरुष हार्मोन होते हैं। एक होते एस्ट्रोजन, क्या, एस्ट्रोजन होते हैं, एक होते हैं एस्ट्रोजन, एक होते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन जो होते हैं पुरुष हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन जो होते हैं ये स्त्री हार्मोन होते हैं। एस्ट्रो से स्त्री समझ लीजिएगा, ठीक है, एस्ट्रो से स्त्री समझिएगा। तो ये जो एस्ट्रोजन होते हैं ये स्त्री हार्मोन होते हैं। तो अंतराली कोशिकाएं हो जाती हैं। तो तीन चीजें हो गई, पिंडक हो गए, पिंडक के अंदर 1 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं हो गई और फिर उसके बीच बीच में नालियां शेप में बनी रहती, जिसे अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। अंतराली कोशिकाएं कहते हैं या लीडिंग कोशिका कहते हैं इसको, ठीक है, लीडिंग कोशिका कहते हैं। ये नाम पूछा गया इसीलिए लिख दिए हैं, लीडिंग कोशिका कहते हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजन हार्मोन्स निकलते हैं। अब ये नलियां कहीं ना कहीं इकट्ठा होती होंगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये नलियां एकत्र होती होंगी, जाहिर सी बात है एकत्र होती हैं, ठीक है। तो एकत्र होने को जब ये तीनों नलियां यानी कि एक ही वृषणी पिंडक की तीनों नलियां इस जो है इकट्ठी हो जाती हैं, तो इसे रीड टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। तो इसे रीड टेस्टिस कहते हैं, इंग्लिश में भी रीड टेस्टिस कहते हैं इसे। जब तीनों नलियां आपस में एकत्र हो जाती हैं यानी कि तीनों के ही शुक्राणु एक में आ जाते हैं, तो उसी को रीड टेस्टिस कहते हैं। अब ये रीड टेस्टिस क्या होती है कि ये फिर ये ऐसे 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 कुंडली 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 नुमा रचना होती है, फिर ये कुंडली नुमा रचना, ठीक है। ये कुंडली नुमा रचना अधिवृषण कहलाती है, ठीक है। ये कुंडली नुमा रचना ऐसे 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 होती है, ये कुंडली नुमा रचना होती है, ठीक है, जो कि एक नली के शेप में होती है, इसे अधिवृषण कहते हैं, ठीक है। ये फिर कुंडली नुमा संरचना होती है, यानी कि सीरियल क्रम याद रखिएगा कि सबसे पहले शुक्रजनन नलिका हो गई, ठीक है, शुक्रजनन नलिका के बाद रीड टेस्टिस हो गई और रीड टेस्टिस के बाद जो है अधिवृषण हो गई, क्या, अधिवृषण, ठीक है, ये नलिका हो गई, अधिवृषण हो गई। अब अधिवृषण जो है ये नलिका जो है पतली होके ये चढ़ने लगती है पेट में, यानी कि ऊपर चढ़ने लगती। इतना तो हो गया, ये जो टेस्टिस शरीर के बाहर होते हैं उसका पार्ट हो गया, ठीक है, जो शरीर के बाहर का पार्ट होते हैं उसका हिस्सा हो गया। और यहां से फिर वो पेट के ऊपर चढ़ने लगती है ये नली। तो पेट के ऊपर जब ये चढ़ने लगती है तो इसी नली को कहा जाता है, ये यहां पे आ जाते हैं, ठीक है, ये नली पेट के ऊपर जब चढ़ने लगती है तो इसको कहा जाता है वास डिफरेंस, यानी कि शुक्रवाहिका। क्या कहा जाता है फिर, ये शुक्रवाहिका हो गई, शुक्रवाहिका, ठीक है, शुक्रवाहिका यानी कि शुक्रवाहिका यानी कि वास डिफरेंस, ठीक है। यानी कि जब ये पेट के ऊपर यानी कि पेट में ऊपर चढ़ने लगती है तो इसी को ही शुक्रवाहिका कहा जाता है। शुक्रवाहिका जब नसबंदी की जाती है, यानी कि जब पुरुषों की नसबंदी की जाती है तो इसी शुक्रवाहिका को ही काट दिया जाता है और काट के जो है बैन कर दिया जाता है, इसी शुक्रवाहिका को, वास डिफरेंस को याद रखिएगा। नसबंदी में इसी वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिका को ही काटा जाता है, ठीक है ना। फिर ये ऊपर जाती ऊपर जाती ऊपर जाती ऊपर जाती, यहां पर यहां पर यहां पर, ये है मूत्राशय, मूत्राशय यानी कि यूरिन ब्लेडर, ठीक है, यूरिन ब्लेडर। यहीं पर जो है मूत्र एकत्र होता है या यूरिन जो है एकत्र होता है। ऊपर ये नली आई है किडनी से, यानी कि किडनी से छन छन के आता है, किडनी में रक्त जो है छनता है और वो छन के नीचे आता है और यूरिन ब्लेडर यानी कि मूत्राशय में जो है ये यूरिन एकत्र हो जाता है, ठीक है। जब एकत्र हो जाता है तो ये इसी के ऊपर से होती हुई, यानी कि शुक्रवाहिका जो है ये ऊपर से होती हुई और एक कर्व बनाती हुई आती है, ठीक है, एक कर्व बना के हुई आती है और फिर यहां पे मिलती है शुक्राशय से। क्या, किससे मिलती है, शुक्राशय से मिलती है, शुक्राशय, शुक्राशय से मिलती है, ठीक है। शुक्राशय में क्या होता है, देखिए, शुक्र का आशय, अगर हिंदी में समझिए, शुक्र आशय यानी कि शुक्राशय यानी कि जहां पे शुक्र को, शुक्राणुओं को आशय मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे शुक्राणु एकत्र होते हैं, यहाँ पे बनते हैं लेकिन वो फिर आगे चल के यहाँ पे शुक्राशय में एकत्र होते हैं जाकर, तो ये एकत्र होते हैं शुक्राशय में, ठीक है, यानी कि शुक्राणुओं को आशय मिलता है, ठीक है।
तो ये हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, शुक्राणु एकत्र होने के बाद इनका पाथ क्या होता है, ये आगे चल के यहाँ पे आते हैं और ये जो यूरिन ब्लैडर होता है यानी कि मूत्राशय जो होता है उसकी भी एक नली इसी में आके मिल जाती है। यानी कि ये दोनों नलियां, एक मूत्र वाली नली और ये की शुक्राणु वाली नली, दोनों आपस में मिल जाती है। और जहां पे मिलती है यहीं पे ग्रंथि होती है जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ठीक है, ये ग्रंथि होती है। इसका कुछ कार्य होता है, अभी बताएंगे क्या कार्य होता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ठीक है, यहाँ पर जहां पे दोनों मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है जो लोग ओल्ड एज के हो जाते हैं उनको टॉयलेट जाने में प्रॉब्लम होती है, तो यही चीज प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, बढ़ जाती है, इसी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाती है। उसके बाद आगे जब आते हैं तो यहाँ पे काउपर ग्रंथि मिलती है, आगे काउपर ग्रंथि, ठीक है, इनका भी कुछ काम होता है, वो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या काम होता है। तो काउपर ग्रंथि होती है आगे चल के, और काउपर ग्रंथि के बाद यहाँ पे लास्ट में ये जो है शुक्रवाहिका ये नली आ रही थी, इसको कहा जाता है शुक्रवाहिनी कहा जाता है। शुक्र जब यहां से निकल चुकी होती है यानी कि शुक्राशय के बाद से जब दोनों मिल जाती हैं तो इजेक्टकुलेटरी जो है ट्यूब्यूल्स कहते हैं, इजेक्टकुलेट यानी कि इजेक्ट करता है यहां से, तो इसको शुक्रवाहिनी नलिका कहते हैं, शुक्रवाहिनी नलिका कहते हैं। और इसी के बाद जो है शुक्राणु शरीर से बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रोसेस था, ठीक है, ये कुछ प्रोसेस था, समझ में आया होगा। और इसको लाइन से बिल्कुल जो है याद करिएगा, ठीक है। तो इतना आपको, जितना मैंने बताया इतना आपको थ्योरी में लिखना है, ठीक है ना। अब ये जो है क्रम आपको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, ये क्रम आपको नहीं भूलना चाहिए। देखिए अब इसमें ग्रंथियों की अगर बात किया जाए, ग्रंथि, ठीक है, ग्रंथियों की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले शुक्राशय है। शुक्राशय का क्या काम रहता है, देखिए यहाँ पे केवल और केवल शुक्राणु जाते हैं ऊपर, यहाँ पे बनते हैं शुक्राणु और शुक्राणु ऊपर जाते हैं, उसमें कुछ भी मिक्स आउट नहीं होता है, कुछ भी मिक्स नहीं होता है, केवल और केवल शुक्राणु यहाँ से यहाँ जाते हैं और यहाँ पे उनको आश्रय मिलता है, यानी कि उनको तैरने के लिए स्थान मिलता है, यानी कि एक लिक्विड मिलता है। तो शुक्राशय क्या होता है, यहाँ पर शुक्राणु रहते हैं, ठीक है, शुक्राणु रहते हैं, यहाँ पे शुक्राणु रहते हैं या एकत्र होते हैं जाके, वहां पे शुक्राणु रहते हैं या एकत्र होते हैं जाकर, यानी कि उनको आशय मिलता है। जैसे आशय मिलना, कहीं पे जाके रुक जाना तो आशय मिलता है। और यही शुक्राशय जो होती है इसकी कुछ दीवारें होती है, ठीक है, इसकी जो किनारे किनारे से जो दीवार है इनसे एक लिक्विड निकलता है, ठीक है, इसमें से एक लिक्विड निकलता है, ठीक है, इसकी दीवारों से एक लिक्विड निकलता है जिसमें जो है वो तैरते हैं अपना, ठीक है। तो लिक्विड निकलता है और ये लिक्विड जो है ये लिक्विड ही सीमेन, ठीक है, सीमेन कहलाता है। ये लिक्विड जो निकलता है ये सीमेन कहलाता है, ठीक है। तो सीमेन को ही हिंदी में वीर्य कहते हैं, ठीक है। तो सीमेन जो होता है, सीमेन में क्या क्या होता है, सीमेन में शुक्राणु होते हैं, प्लस सीमेन में ही ये जो शुक्राशय की दीवारों से निकला हुआ द्रव रहता है, शुक्राशय द्रव रहता है, ठीक है। सीमेन की में ही जो है क्या रहता है, शुक्राशय का द्रव रहता है, क्योंकि उनको जो है तैरने के लिए एक द्रव की आवश्यकता होती है, इसीलिए शुक्राशय का द्रव चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ प्रोस्टेट ग्रंथि से भी एक लिक्विड निकलता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि का जो है, प्रोस्टेट ग्रंथि का, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि का भी लिक्विड चाहिए, ठीक है, लिक्विड होता है सीमेन में। और सीमेन में क्या होता है, ये काउपर ग्रंथि का जो लिक्विड निकलता है वो भी होता है, यानी कि ये जो सीमेन होता है ये सब कुछ मिक्सचर होता है, ठीक है। और इसी में यानी कि ये जो शुक्राशय होता है इसी में जो है ग्लूकोज भी होता है, ग्लूकोज होता है जिससे उनको भोजन मिलता रहता है, ठीक है ना। तो ये ग्लूकोज वगैरह भी इसमें होता है सीमेन में। तो मैक्सिमम पार्ट जो सीमेन का मैक्सिमम पार्ट होता है वो यही शुक्राशय से ही बनता है, ग्रंथि हो गई। फिर प्रोस्टेट ग्रंथि आती है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, जो सीमेन होता है इसमें एक स्पेशल गंध आती है, जो गंध जो है प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा जो लिक्विड रिलीज किया जाता है उसके द्वारा आती है। फिर होती है काउपर ग्रंथियां, काउपर ग्रंथि। तो काउपर ग्रंथि क्या होती है, ठीक है, काउपर ग्रंथि क्या होती है, इसमें से एक क्षारीय द्रव निकलता है, क्षारीय द्रव निकलता है, ठीक है। देखिए यूरिन जो निकलता है वो अम्लीय होता है, यूरिन जो है अम्लीय होता है और इस पाप को अम्लीय कर देता है।
अगर इस पाथ से शुक्राणु गुजरेंगे तो वो अम्ल रहता है, एसिड से वो बेकार हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इस पाथ को क्षारीय बनाया जाता है, यानी कि बेसिस बनाया जाता है। तो क्षारीय द्रव होता है कॉपर ग्रंथि, क्षारीय द्रव होता है जो है मार्ग को चिकना बना देता है और क्षारीय बना देता है, मार्ग को चिकना और क्षारीय बना देता है, क्षारीय बना देता है जिससे जो है शुक्राणुओं को चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये पूरा तंत्र हो गया, कॉपर ग्रंथि हो गई, फिर आगे इजेक्टिकुली यानी कि शुक्रवाहिनी हो गई जिससे जो है बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्रम जरूर याद रहना चाहिए, यानी कि सबसे पहले शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, शुक्र जनन नलिका होती है, ठीक है, टेस्टिट्यूबल ट्यूबनल्स होती हैं। शुक्र जनन नलिका जब एकत्र हो जाती हैं तो इसे रीटेस्टिस कहा जाता है, रीटेस्टिस कहा जाता है। और रीटेस्टिस जो है जब कुंडली नुमा जो है कुंडली नुमा रचना हो जाती है, कुंडली नुमा रचना हो जाती है तो उसे ही अधिवृषण कहा जाता है, एपिडायमेटिक, अधिवृषण इंग्लिश में एपिडायमेटिक कहते हैं, ठीक है। अधिवृषण हो जाता है और अधिवृषण के बाद क्या होता है, ठीक है, अधिवृषण जब ऊपर पेट में चढ़ने लगता है तो उसे वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी कहते हैं, शुक्रवाहिका कहते हैं, शुक्रवाहिका कहते हैं, ठीक है। और शुक्रवाहिका जब आगे चली जाती है, ठीक है, तो वहां पे मिलती है उसको शुक्राशय मिलता है, कौन, शुक्राशय मिलता है। और शुक्राशय ही आगे चल के जो है प्रोटेस्ट ग्रंथि मिलती है, प्रोटेस्ट ग्रंथि मिलती है। और प्रोटेस्ट ग्रंथि के बाद काउपर ग्रंथि मिलती है, ठीक है, काउपर ग्रंथि मिलती है। और काउपर ग्रंथि के बाद जो है शुक्रवाहिनी मिलती है, शुक्रवाहिनी मिलती है। और इसी के बाद जो है बाहर वो आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एक फ्लो है, ये फ्लो आप ना भूलिएगा, अगर ये फ्लो याद है तो कोई भी कंफ्यूजन कभी भी नहीं आएगा। और ऐसा आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। तो यही एक टीचर होता है कि उसके दिमाग में जो भी होता है वो एक साथ दे सकता है। आप 10 किताबें पढ़ेंगे लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आप में बना रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है पहले शुक्रवाहिका होती है कि शुक्रवाहिनी होती है। देखिए का जो होता है, का से कबूतर पहले आता है और ना से नल बाद में आता है। हिंदी वर्णमाला की अगर बात करें, का से कबूतर पहले आता है, ना से नल बाद में आता है। तो याद रखिएगा शुक्रवाहिका पहले होती है और शुक्रवाहिनी बाद में होती है, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शुक्राणुओं के निर्माण की। तो मिलते हैं अगले